हेलो, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन सेट। इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और लॉजिकल हैं, प्लीज उनको ध्यान से करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो पहले क्वेश्चन में एक फंक्शन फन दिया हुआ है जिसके अंदर एक सी की वैल्यू 100 आई जे टेम्प, एक फॉर लूप है जो आई को 1 से 3 तक चला रहा है, उसी के अंदर दूसरा फॉर लूप है जो जे को 1 से 3 तक चला रहा है, राइट। सो ये एक फंक्शन है। अगर ये एरे होता तो आई की वैल्यू 0 से लेस देन 2 या 3 जितना भी चलता है, एक मैट्रिक्स इसमें पास की गई है 3x3 की, और उसके ऊपर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक। मेन के अंदर कॉल करके हम इसको आउटपुट को चेक भी कर सकते हैं प्रोग्राम बना के, बट अभी हमें यहाँ पर लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करना है कि इस पर्टिकुलर लॉजिक में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो दो लूप चल रहे हैं, सो सपोज यहाँ पर एक ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हम एक मैट्रिक्स मान करके उसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो सपोज यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है, ठीक, इस तरह से, और इसमें हमारे पास, मैं बहुत ही छोटे में लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप इसको ऐसा भी कर लीजिए। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो सपोज यहाँ पर एक एलिमेंट है 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो पहले वाले की लोकेशन, अब देखिए जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स की डायमेंशंस क्या होगी, एक की 1 1 होगी, एक की 2 2 होगी और एक की 3 3 होगी, ठीक। ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। इसके अलावा तो हम पूरे ही मैट्रिक्स के पहले यहाँ पर ऐसा करते हैं, एलिमेंट्स लिख लेते हैं एक बारी, ठीक। इससे हमें को आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से स्टोर हो रखे हैं। यहाँ वैसे तो सी में तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, पर हमें जैसा भी दिया हो हमें उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग में अपने आप को स्यूडो कोड में करना पड़ता है। तो ये एक तरह का स्यूडो कोड ही है। तो फर्स्ट रो की अगर इंडेक्सेस की बात करें तो 1 हमारा किस इंडेक्स पर होगा, 1 हमारा होगा इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा, तो ये 1 1 होगा। फिर ये क्या होगा, ये 1 2 होगा और ये 1 3 होगा। ये हमें रो और कॉलम के इंडेक्सेस के बेसिस पर चल रहा है ना, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है ना। तो फर्स्ट रो कैसे बनेगी, इस तरह से। फिर सेकंड रो में अगर आएंगे तो ये होगा 2 1, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, और फिर ये होगा 2 3, ठीक। इसी तरह से फिर क्या होगा, 3 1 3 2 और 3 3। तो अब देखें यहाँ पर ये जो लॉजिक लिखा हुआ है, जो हमको लग रहा है कि ये स्वैप कर रहा होगा, बट क्या ये वाकई में स्वैप कर रहा होगा। तो हमारा जब आई की वैल्यू 1 और 1 होगी और जे की वैल्यू 1 से 3 तक जा रही होगी, यानी कि हम पूरी फर्स्ट रो पर अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। उस हिसाब से इसको चलना है। तो टेम्प में, टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें मैट्रिक्स आई जे, यानी कि अगर हम आई की वैल्यू 1 लेकर के गए, जे की वैल्यू 1 ले गए, तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि आई जे हो या जे आई हो दोनों सेम होंगे। तो टेम्प में आपने यहाँ पर आई जे लिखा प्लस 100 किया, फिर मैट्रिक्स आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे आई कर दिया, और मैट्रिक्स जे आई में जाकर के 100 फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही वैल्यू आ जाएगी जो शुरू में थी। तो डायगोनल एलिमेंट्स में तो अनचेंज्ड रहेंगे, ये तो आपको साफ दिख रहा होगा। एक डायगोनल एलिमेंट ये है, दूसरा डायगोनल एलिमेंट ये, तीसरा डायगोनल है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में तो कोई चेंज होगा नहीं, है ना। ये वाले 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, जैसे कि सपोज हमने एक बार ये लिया है 1 2, तो अगर हमारा आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, और दूसरा हमारा एलिमेंट होगा जब आई और जे इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आई और जे की, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 के लिए अगर हम लूप के अंदर गए तो टेम्प में क्या वैल्यू आएगी, सो टेम्प में आएगा जो भी मैट्रिक्स आईजे में है। आईजे में क्या लिखा है हमने, सपोज आईजे में लिखा है 2, सो मैट्रिक्स में यहाँ पर 2 प्लस सी की वैल्यू 100 है, ये 100 हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि मैट्रिक्स आईजे, मैट्रिक्स आईजे में क्या चला जाए, तो मैट्रिक्स में यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 1 2, 1 2 में क्या चला जाए, मैट्रिक्स जे आई की वैल्यू। और मैट्रिक्स जे आई का मतलब कितना हो गया, जे आई का मतलब हो गया 2 1, यानी कि ये चीज 2 1 की बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा 1 2, और 2 1 क्या है 4, तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 इसमें चला जाए, ठीक है। तो 1 2 में 4 आ गया। फिर कह रहा है कि मैट्रिक्स जो जे आई है, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ 2 1, उसमें क्या आ जाए, टेम्प माइनस सी। टेम्प में पहले से कितना है 102, अब 102 में से कितना निकल जाए 100, तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर मैट्रिक्स 2 1 में क्या आ गया 2, तो 2 1 में 2 आ गया। तो ऐसा हमने क्या किया, 4 को 2 में और वैल्यू डाल दी है, ठीक। इस तरह से ये ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू इंटरचेंज हो गई। फिर जब ये i1 और j2 के लिए लूप चल चुका होगा, तो आगे एक बार कभी ना कभी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 पर भी लूप चलेगा, और सेम चीज फिर से होगी, है ना। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिर से होगी। तब क्या होगा,
तब ये वैल्यू जो आपने 2 से 4 2 को 4 में डाला था, ये वापस 4 से 2 में पहुंच जाएगी। तो इसीलिए ये जो स्वैपिंग का टास्क है, ये एक्चुअली में 2 बार चलेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो जब ये 2 बार होगा तो एक बार तो स्वैपिंग होगी और दूसरी बार दोबारा से स्वैपिंग होने की वजह से वो वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जब आप इसको लॉजिकली इवेल्युएट करेंगे और प्रिंट करके देखेंगे तो मैट्रिक्स Ij will be not changed after this logic. So answer will be no change in matrix, राइट, मैट Ij या मैट 33 जो भी है यहाँ पर, मैट्रिक्स 33 में कोई चेंज नहीं होगा, जो ओरिजिनल लेके चले थे वही मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग बनेगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन है myx नाम का, इसमें एक पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर पास किया है और एक साइज पास किया हुआ है, ठीक है। हम इंटीजर पॉइंटर जनरली इसलिए पास करते हैं कि हमको कोई एरे अगर पास करना हो तो हम एरे को कॉल बाय रेफरेंस में एरे का नेम पास करें और नेम के पास होता है एड्रेस, तो वो ई में चला जाएगा, तो पूरा का पूरा एरे पास हो जाएगा, क्योंकि पहले एलिमेंट का एड्रेस जाएगा, हम पूरे एरे को अंदर हैंडल कर सकते हैं। तो एरे यहाँ पर ई है, ठीक। तो अब देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक लूप तो ये चल रहा है फॉर का i इज इक्वल टू, तो इसका मतलब हो गया कि इस फंक्शन के अंदर एरे ई एंटर हो चुका है, पूरा एरे ई आ गया है, 1D एरे एरे ई आ चुका है। 1D एरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रिस्क ई में सिंगल है ना, राइट। तो और वो लॉजिक में भी यहाँ भी दिख रहा है। तो अब y में क्या आएगा, y क्या है, ये है y है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, राइट, इन एरे ई, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे ई। तो ई एरे के सारे एलिमेंट्स का सम y के अंदर आ गया। हम इसे तो करते हैं, i की वैल्यू 0 से लेकर के साइज तक चलाएं तो e0 y में जुड़ेगा, फिर e1 e2 e3 इस तरह से, तो सारे y में जुड़ जाएंगे, ठीक। अब जरा आगे पहुंचते हैं। तो आगे कह रहा है फॉर i की वैल्यू 0 से लेकर के साइज तक लूप चल रहा है और उसके अंदर j की वैल्यू i से लेकर के साइज तक, यानी कि जब i की वैल्यू 0 है तो j वाला लूप चलेगा 0 से लेकर के साइज तक, जब i की वैल्यू 1 होगी तो j का लूप चलेगा 1 से लेकर के साइज तक, जब i की वैल्यू 2 होगी तो j का लूप चलेगा 2 से लेकर साइज तक, इस तरह से, राइट। और इसके अंदर हर बार z की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया गया है, और यहाँ पर ये पहली बात इसको जरा करेक्ट कर लें कि ये x नहीं है, क्योंकि x नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये भी z है, ठीक है, ये z ही है। यहाँ सेमीकोलन भी लगा था, सेमीकोलन भी लगा लीजिए। तो अब i की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर j का लूप चल रहा है, अब j के अंदर k का लूप है, और k का लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ध्यान से देखिए, k का लूप i से लेकर के j तक चल रहा है, और j का लूप भी i से लेकर के साइज तक चल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है, अब जरा इसको ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले i कितने बार चल रहा है और उसके अंदर क्या हो रहा है, z इज इक्वल टू z प्लस ई के, यानी जो k वाले लूप से इंडेक्सेस आ रही उनका समेशन z के अंदर आ रहा है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि ओवरऑल सारे एलिमेंट्स का समेशन जो कि y में है, और हर एक छोटे छोटे एरे का समेशन जिसको हम सब एरे भी बोलते हैं, उनका समेशन z के अंदर है, तो क्या किसी सब एरे का समेशन ओवरऑल एरे से बड़ा हो गया है, अगर बड़ा हो गया है तो वही रिटर्न कर दिया जाए। इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है लॉजिकली, ये हमें दे रहा है मैक्सिमम सब एरे, यानी एरे के अंदर जो एरे होता है मैक्सिमम सब एरे का सम, तो ये दे रहा है सम ऑफ मैक्सिमम सब एरे, ठीक। ये लॉजिक ये कह रहा है। अब जिस लॉजिक को जरा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक बारी। तो आप चाहो तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेकर के कर लो, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि एक ए नाम का एरे या ई नाम का एरे, जो भी आप यहाँ पर, तो ई है ना, तो इसको हम ई कर लेते हैं, एरे का नाम हमारा क्या है, ई। तो यहाँ पर हो गया ई, ई नाम का एक एरे हम यहाँ पर कर देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। इसी में टाइम लगेगा, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम हमें लगाना भी चाहिए। तो ई के अंदर मान लिया हमने कुछ रैंडम एलिमेंट्स हैं, -2 3 5, ठीक है, -1 और 4, ये रैंडम एलिमेंट्स हैं। तो अब इसमें हमें मैक्सिमम सब एरे का निकालना है। तो मैक्सिमम सब एरे का मतलब हुआ कि एक बार तो सारे एलिमेंट्स का सम कर दें, तो सारे एलिमेंट का सम करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, आप देखिए, 5 + 3 8 + 4 12, और माइनस वाले कितने हैं, -3, तो आंसर हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगी, ये पहले वाले लूप से जो ये ei निकाला हुआ है यहाँ पर, है ना, इस वाले लॉजिक से इसकी वैल्यू ये आएगी यहाँ पर, ठीक, y की वैल्यू इस तरह आ जाएगी।
अब इन लूप्स के अंदर जाते हैं। तो लूप्स के अंदर हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, आई की वैल्यू 0 के लिए हमें चलाना है लूप, ठीक। फिर आई की वैल्यू 1 के लिए चलाना है, फिर आई की वैल्यू 2 के लिए चलाना है लूप, और लास्ट में, और अभी 2 और हैं, आई की वैल्यू 3 और आई की वैल्यू 4 के लिए लूप चलाना होगा। अब इन आईज की वैल्यूज पर जे कितने बार चल रहा है, क्योंकि ये तो आई के लूप पर हमने सारी बातें लिख दी। अब जे का लूप कैसे कैसे चल रहा होगा हम उसके लिए आते हैं। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0, ये 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4, है ना, 4th इंडेक्स तक है। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे वाला लूप चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, है ना, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए भी चलेगा, ठीक। इस तरह से जे का लूप 5 बार चलेगा यहाँ पर। अब जे का लूप इतने बार चल रहा है, फिर जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये क्या होगा, तब अलग हो जाएगा। तब जे की वैल्यू 1 के लिए शुरू हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 2 3 4 तक जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तब जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू होगी 2 3 और 4। जब आई की वैल्यू 3 होगी, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, जब आई की वैल्यू 3 के लिए करेंगे, जब आई की वैल्यू 3 के लिए करेंगे तो जे की वैल्यू क्या होगी, 3 और 4 के लिए। और जब आई की वैल्यू 4 के लिए होगी तो जे का लूप सिर्फ एक बार चलेगा, यानी कि 4 के लिए, ठीक। तो जे की अलग अलग वैल्यूज आई की वैल्यू पर डिपेंडेंट है ना। जे की वैल्यू आई से लेकर के साइज तक चल रहा है, लेस देन साइज, साइज 5 है तो लेस देन 5 यानी 4 तक चलेगा, ठीक। तो अब जब जे की वैल्यू 0 पर है, जब जे की वैल्यू 0 पर है, जेड की वैल्यू 0 है, अब के लूप पर आ जाते हैं। सो के का लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आई से लेकर के जे तक। आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, सो के की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 0 तक, यानी एक बार। और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, z इज इक्वल टू z प्लस E0, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पर -2। फिर j की वैल्यू 1 है तब कितना चलेगा, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, आई तो अभी भी 0 है, 0 से लेकर के 1 तक, है ना। j कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के 1 तक। तो 0 से लेकर के 1 तक यानी कि पहले दो एलिमेंट्स का सम कह रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 3 यानी 1, ठीक। फिर इसी तरह से जब j की वैल्यू 2 हो गई तब k का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर 2 तक मतलब -2 + 3 + 5, 5 3 8 -2 यानी 6 हो गया। फिर जब j की वैल्यू 3 हो गई, है ना, j की वैल्यू 3 होगी तो कहाँ से कहाँ चलेगा, k की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक के एलिमेंट्स का सम, 0 से लेकर 3 तक यानी -1 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। और जब j की वैल्यू 4 है तो k सारा ही हो जाएगा, है ना, 0 से लेकर के 4 तक सारे एलिमेंट्स का सम। तो 0 से लेकर के 4 तक यानी कि वही जो y है वही इसमें आ जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी वैल्यू, ये सब वैल्यूज कौन सी हैं, ये सब वैल्यूज z की वैल्यूज हैं, है ना, ये सारी z की वैल्यूज हैं। और कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पर z की वो 9 से बड़ी नहीं है, ठीक। इसलिए ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं होगी। अभी हमें और आगे लूप भी चलाना है, क्योंकि हमारा जो k का लूप है वो इस पर होगा ना, k के अंदर ये लूप ये चलेगी, बॉडी चलेगी k की। उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेकआउट करनी है, कंडीशन टेस्ट करनी है। तो z की वैल्यू जब y से बड़ी हो जाए तब हम y में z डाल के और y को रिटर्न कर देंगे, ठीक। अगर कहीं पर कोई करली ब्रेस का कुछ मिसिंग हो तो उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सो फॉर लूप आई वाला, ये फॉर लूप जे वाला यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, जे वाला पूरा है, यहाँ से पूरा ये जे वाला लूप चल रहा है एंड तक, यहाँ तक पूरा। और उसके अंदर ये के वाला लूप लिखा हुआ है और फिर के वाले लूप में सिर्फ z निकाल रहे हैं और फिर बाहर आकर के z को y से कंपेयर कर रहे हैं, बाहर आके मतलब k से बाहर आके, लेकिन अभी भी j के अंदर हैं क्योंकि j का लूप यहाँ तक चल रहा है। तो अब यही चीज हमें यहाँ पर अगली बार चलानी पड़ेगी जब i की वैल्यू 1 होगी। अब i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू भी 1 होगी तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेकर 1 तक, यानी कि आंसर हो गया 3, 1 से लेकर 1 तक मतलब केवल 3। अब फिर 2 के लिए करें तो यहाँ पर हो जाएगा, सो k की वैल्यू इस बार चलेगी 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक यानी 3 + 5, यानी ये हो जाएगा 3 + 5 8 हो जाएगा। फिर 3 के लिए यही चीज करना पड़ेगा 1 से लेकर 3 तक, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 5 -1, 3 + 5 -1 ये हो जाएगा 7। और फिर 4 के लिए कर दीजिए इसी तरह से, है ना, 1 से लेकर के 4 तक, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ 1 से लेकर 4 तक।
तो 1 से लेकर 4 तक क्या हो जाएगा, 3 + 5 प्लस -1 प्लस 4, सो प्लस 4 और कर दें यहाँ पर जो ऊपर वाले में ही, क्या हो जाएगा 11। अब ये 11 वैल्यू जो है हमारी 9 से बड़ी हो गई है ना, 11 इज ग्रेटर देन 9, तो यही रिटर्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ 11 जो है वो 9 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो y में क्या चला जाएगा 11 और वही रिटर्न हो जाएगा। आगे भी अभी चेक कर लेते हैं, j की वैल्यू जब 2 से चल रही है, तो 2 से चल रही है तो k की वैल्यू पहले तो 2 से 2 तक चलेगी, 2 से 2 तक यानी थर्ड एलिमेंट 5 हो जाएगा, फिर 2 से 3 तक, 2 से 3 तक यानी 3 + 5 -1 यानी 7 हो जाएगा, और 4 तक चलाएंगे तो पहले 7 आया है, यहाँ पर देखिएगा 2 से चला रहे हैं 0 1 2, तो 2 से अगर चला रहे हैं 0 1 2 तो पहली वैल्यू 2 से 2 तक 5 हो गई, ठीक, ये 5 है, कट जाता है ऐसे, ये 5 है। फिर दूसरे वाले में 2 से 3 तक, 2 से 3 तक यानी ये हो जाएगा 4, 5 -1, फिर है 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, तो 5 -1 + 4 कितना हो गया 8, ठीक। इसी तरह से जब j की वैल्यू 3 है तब k की वैल्यू कहाँ से चलेगी, कहाँ तक चलेगी, 3 से 3 यानी चौथे एलिमेंट तक रहेगी, यानी आंसर होगा -1। अब फिर अगली बार क्या होगा 3 से 4 तक, 3 से 4 तक कितना हो जाएगा 3, ठीक, 3 से 4 तक 3, और लास्ट टाइम जब j की वैल्यू 4 है तो 4 से 4 तक एक ही बार चलेगी, आंसर 4 होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर अगर हम रिटर्न कराएं ना तो आंसर आएगा 11 इस पूरे कोड का, और ये मैक्सिमम सब एरे का सम फाइंड कर रहा है, सॉरी ये सम फाइंड कर रहा है जो कि मैक्सिमम सम होगा किसी भी सब एरे का, ठीक। इस तरह से इसके लॉजिक को एक बार फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आसान क्वेश्चंस पर आ गए। तो i की वैल्यू 3 है, एस्टेरिस्क j है और k है, तो यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं i, जिसके अंदर वैल्यू है 3 और कुछ एड्रेस है इसका 6235 ले लिया। एक और वेरिएबल है यहाँ पर दिया हुआ है और उसका वो है j, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, और j को i का एड्रेस दे दिया, तो j के अंदर कितना हो जाएगा 635, और j जो है वो i को पॉइंट करने लगेगा, ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये रेफरेंसिंग तो हो गई। अब इस एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है i इंटू एस्टेरिस्क j इंटू आई प्लस एस्टेरिस्क j। अब एस्टेरिस्क j का मतलब क्या होता है, एस्टेरिस्क j का मतलब होता है वैल्यू एट j, वैल्यू ऑफ j नहीं, वैल्यू एट j। एट का मतलब है j के पास जो एड्रेस है वहां की वैल्यू की बात कर रहा है, तो जहां भी एस्टेरिस्क j होगा वहां पर हम इनडायरेक्टली 3 की बात कर रहे हैं, तो i में तो 3 है ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इस वाले की वैल्यू भी 3 है, प्लस 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 3 कितना हो गया 30, यही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक बार वही पॉइंटर की बात हो रही है तो हम पॉइंटर बनाएंगे फिर से एक बार। एक वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पर x, इसकी वैल्यू है 30, कुछ इसको एड्रेस दे देते हैं, सपोज 623 दे दिया। एक हमारे पास वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल, यहाँ कह रहा है y, इसका कुछ एड्रेस दे दीजिए 239, और एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल और है यहाँ पर z, इसका कुछ एड्रेस दे दीजिए, सपोज 126 दे दिया, ठीक। फिर इसके बाद लिखा है y इज इक्वल टू %x, यानी y के पास x का एड्रेस है, सो y के पास आ गया 623 और y जो है वो x को पॉइंट करने लगा, ठीक। फिर लिखा है z इज इक्वल टू y, तो z इज इक्वल टू y करना है तो जो y के पास है वो z को असाइन हो जाए, ये असाइनमेंट ऑपरेशन होती है। तो y के पास है क्या 623, वही z के पास भी आ गया, तो अब z भी इसको पॉइंट करने लगा, तो इसके दो पॉइंटर हो गए और ये हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा है x प्लस प्लस, x प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, जब तक हम प्रिंट एफ पे जाएंगे तब तक x क्या हो जाएगा 31 हो चुका होगा। तो अब जो y पॉइंट कर रहा है जिसको, वो भी 31 हो गया, और z जिसको पॉइंट कर रहा है वो भी 31 हो गया। तो अब यहाँ पर जब प्रिंटिंग शुरू होगी, प्रिंटिंग राइट टू लेफ्ट होती है, तो एस्टेरिस्क z का मतलब है वैल्यू एट z, यानी z के पास जो एड्रेस है एट दैट एड्रेस व्हाट इज द वैल्यू, तो z के पास एड्रेस है 623 और 623 पर वैल्यू है 31, तो इसका मतलब 31 हो गया। फिर वैल्यू एट y, तो y के पास जो एड्रेस है वहां पर क्या वैल्यू है, वो वैल्यू ये होती है डी रेफरेंसिंग, सो वहां पर वैल्यू भी 31 है क्योंकि अभी अभी अपडेट हुई है ना, 30 से कट करके 31 हो चुकी है, ये भी 31, और x में तो 31 है ही, तो इसलिए 3 बार 31 31 31 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, q डबल पॉइंटर है, p पॉइंटर है और i नॉर्मल वेरिएबल है। चलिए सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल बनाए i, उसकी वैल्यू दिया 8, कुछ इसका एड्रेस दे दीजिए, सपोज एड्रेस है रैंडमली 519। फिर एक पॉइंटर वेरिएबल p बनाया गया है, ठीक है, बना लेते हैं p, और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है q बना देते हैं। p का भी कुछ एड्रेस होगा, सपोज 621 है, और q का भी कुछ एड्रेस होगा, सपोज 326 है। ये एड्रेसेस हमें अज्यूम करने पड़ते हैं क्योंकि हमें पहले से पता नहीं है, कंपाइलर इशू करता है रैंडमली, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। अब अगली लाइन पर देखें, ये सारे तो हमारे क्या हो गए, डेफिनेशंस हो गई। अब हम आगे असाइनमेंट ऑपरेशन पर जा रहे हैं। तो अब क्या किया है, एड्रेस ऑफ आई दे दिया p को। सो आई का एड्रेस कितना है 519, किसको दे दिया, p को। सो p के पास आ गया 519 और p जो है वो i को पॉइंट करने लगा, तुरंत रेफरेंसिंग हो गई। फिर एड्रेस ऑफ p दे दिया है q को। एड्रेस ऑफ p कितना है 621, वो दे दिया है q को। सो 621 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है q जो है वो किसको पॉइंट करने लगा, p को। तो ये एक चेन ऑफ पॉइंटर्स बन गई है, राइट, दैट्स ऑल। ये एक चेन ऑफ पॉइंटर है। सो अब ये वैल्यूज यहाँ पर इसके हेल्प से प्रिंट होंगी। सो राइट टू लेफ्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट करनी है। सो आई में जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 8 प्रिंट होगा। फिर ये क्या लिखा है, वैल्यू एट क्यू। सो ये कह रहा है वैल्यू एट, और फिर से एक बार वैल्यू एट, और फिर लिखा है क्यू। तो पहले बाहर वाला वैल्यू एट सॉल्व होगा। तो बाहर वाला वैल्यू एट सॉल्व होगा, यानी कि हम पहुंचेंगे, हम कहां पर जाना है हमें, क्यू पर। सो अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करें, सॉरी, अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो पहले अंदर वाला सॉल्व होगा, हमेशा ब्रैकेट में अंदर सॉल्व करते हैं। सो वैल्यू एट क्यू का मतलब है कि क्यू के पास जो वैल्यू है, यानी क्यू के पास जो एड्रेस है वहां पर क्या वैल्यू है। ये वैल्यू ऑफ क्यू नहीं है। अगर वैल्यू ऑफ की होता, क्यू होता, तब तो हम बोलते 621, लेकिन वैल्यू एट क्यू है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 621 पर जो वैल्यू है ये उसकी बात कर रहा है। तो इसीलिए जब अंदर वाला रिजॉल्व हो जाएगा तो ये बात करेगा यहाँ पर 519। वैल्यू एट क्यू का मतलब है 519। अब फिर से वैल्यू एट 519 का क्या मतलब है, यस, इट इज 8 अगेन। तो इसीलिए दूसरे वाले डबल एस्टेरिस्क क्यू से भी क्या प्रिंट होगा, 8। और वैल्यू एट p का मतलब क्या है, अब यहाँ पर भी हमें पता है वैल्यू एट p कह रहा है, राइट, और p के पास है क्या, p के पास है 519। तो यहाँ लिख दें वैल्यू एट 519 कितना है, 8। तो 3 बार 8 आ जाएगा, ठीक। यह है चेन ऑफ पॉइंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इसने एक एरे लिया है और एक फंक्शन लिया है। उस एरे के अंदर फंक्शन को यहाँ पर पास किया है। ये क्या है, ये है कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक। ये कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक है। एक एरे को हम इसी तरह से एज ए पैरामीटर फंक्शन में पास कर सकते हैं। और ए क्या है, ए है एरे का नेम, और एरे का नेम हमने आपको बताया है कि एरेज नेम हैज एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, राइट, ये फर्स्ट लिखा है 1, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक। अगर हमारा कोई एरे इस तरह से बना हुआ है ए नाम का, तो ये पहला एलिमेंट क्या होगा, A0, और इसका कुछ अगर एड्रेस है, तो अगर हम कहीं पर ए की बात कर रहे हैं तो ए का मतलब है ए के पास है 632, ठीक, पहले एलिमेंट का एड्रेस। अब अगर हम यहाँ पर A+1 कर दें तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अगर इंटीजर 2 बाइट लेता है तो नेक्स्ट एड्रेस A+1 के पास होगा 634, A+2 के अंदर जाएगा 636, राइट। तो ये होगा, ये रहेगा A पहला वाला, ये A+1 होगा अगला एलिमेंट, और ये होगा A+2, इसलिए पॉइंट कर रहे होंगे। और इनके ऊपर अगर एस्ट्रिक्स लगा देंगे तो इनकी वैल्यूज की बात आ जाएगी, राइट। अगर हम कर दें एस्ट्रिक्स A, तो एस्ट्रिक्स A का मतलब सिंपली होता है A0, और एस्ट्रिक्स A+1 अगर हो जाए यहाँ पर, राइट, इस तरह से, तो इसका मतलब होता है A1, क्योंकि कह रहे हैं वैल्यू एट A+1। तो A+1 पे है क्या 634, और यहाँ पर क्या वैल्यू है, वैल्यू एट 634 क्या है, ये वाली वैल्यू की बात हो रही, सेकंड एलिमेंट की बात हो रही, राइट। एस्ट्रिक्स A+2 का मतलब इसी तरह से क्या होगा, A2, ठीक। तो वैल्यू एट A+2 यानी वैल्यू एट 636, 636 पर कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, थर्ड एलिमेंट है, और 632 पे पहली वैल्यू है, राइट। तो बस ये सब कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब तो यहाँ पर देखिए, अब फंक्शन को मेन चलेगा, सबसे पहले मेन के अंदर एरे ए को पास कर दिया, यानी 2 का एड्रेस हमने फंक्शन में दे दिया है, और ये काउंट है कितने एलिमेंट्स हैं, 5, ठीक। फिर फॉर लूप चला करके हमने उसके बाद प्रिंट करना। अब जैसे ही फंक्शन को कॉल किया गया
तो तुरंत फंक्शन एग्जीक्यूट करने कंपाइलर इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर देखेगा b है, तो ये जो a का एड्रेस था वो किसको दे देगा, उसको दे देगा b नाम के इंटीजर पॉइंटर को, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर ही इंटीजर का एड्रेस ले सकता है। अब a के पास क्या है, एक इंटीजर्स का एरे है, सो एरे का एड्रेस a के पास है, पहले एलिमेंट का एड्रेस वो b के पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो है अब b जो हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर आ जाएगा 632 और b जो है वो उसको पहले एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा, ठीक। और n में क्या चला गया 5, ये वाली वैल्यू गई n में 5, ठीक। इसके साथ अंदर गए फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर एक लूप चल रहा है, i की वैल्यू 0 से लेकर के लेस देन n यानी लेस देन 5 तक, यानी 0 1 2 3 4 i की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ कह रहा है वैल्यू एट b प्लस 0, तो ये कह रहा है कि वैल्यू एट b प्लस 0 इज इक्वल टू वैल्यू एट b प्लस 0 प्लस 5, यानी कि b के पास जो एड्रेस है ना, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है 2, तो ये जो है एक्चुअली कह रहा है कि ये 2 प्लस 5 कर दिया जाए। फिर इसी तरह से ये कह रहा है वैल्यू एट b प्लस 1 इज इक्वल टू वैल्यू एट b प्लस 1 प्लस 5, है ना, लूप चल रहा है, एक बार i की वैल्यू 0 है, फिर एक बार i की वैल्यू 1 होगी, इसी तरह से फिर एक बार i की वैल्यू 2 होगी। तो ये एक्चुअली में पूरे एरे के सारे एलिमेंट्स में 5 ऐड करता रहेगा, ठीक। तो अब एरे में जो आपके 2 4 6 8 था, उस एरे में जो है 2 4 6 8 ना होकर के नाउ योर एरे विल बिकम 5 9 11 13 एंड 15 हर एक एलिमेंट में। अब ये कॉल बाय रेफरेंस है, तो जो भी चेंज आपने किया है वो क्या है, वो है परमानेंट, तो इस चेंज को हम यहाँ पर परमानेंट भी बोलते हैं, जो भी कॉल बाय रेफरेंस से किया जाता है। सो ओरिजिनल एरे विल बी चेंज्ड, और कहीं से भी हम इस एरे को एक्सेस करें हमको वैल्यू ये मिलेगी चेंज फंक्शन चलने के बाद, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक वेरिएबल है a, राइट, एक वेरिएबल है a, इसके अंदर वैल्यू 10 है, एड्रेस है कुछ इसका सपोज, दूसरा है पॉइंटर वेरिएबल दिया हुआ है ptr, राइट, इसका कुछ एड्रेस है सपोज, राइट 625 है मान लिया, और फिर अगली बार क्या कर दिया, एक एड्रेस ptr को दे दिया, एक एड्रेस 226 किसको दे दिया, ptr को, ptr विल स्टार्ट पॉइंटिंग a, राइट, रेफरेंसिंग कर दी। फिर कह रहे हैं कि वैल्यू एट ptr इज इक्वल टू वैल्यू एट ptr प्लस 1, ठीक। तो वैल्यू एट ptr है कितना, ये कह रहा है कि वैल्यू एट 226 इज इक्वल टू, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैल्यू एट 226 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू एट 226 क्या है, हमने देखा है वैल्यू एट 226 है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि जो वैल्यू एट 226 है उसमें क्या नई वैल्यू असाइन हो गई 11, तो अब ये 10 नहीं रह गई, ये हो गई 11। तो जब आप प्रिंट करेंगे इसको, तो ए को क्योंकि हमने उसके एड्रेस से एक्सेस करके बढ़ा दिया है, तो ए की वैल्यू 11 हो चुकी है, तो जब ए प्रिंट करेंगे 11 आएगा, वैल्यू एट ptr प्रिंट करेंगे 11 आएगा, दोनों में 11 11 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक foo नाम का फंक्शन है जो एक इंटीजर पॉइंटर एक्सेप्ट करता है। अब ये कहलाता है फंक्शन का डिक्लेरेशन, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉलिंग के बाद यूज किया है, कॉलिंग यहाँ पर हुई है और डेफिनेशन यहाँ पर है, तो जब भी कॉलिंग ऊपर और डेफिनेशन नीचे हो तो डिक्लेरेशन कंपलसरी होता है, इसलिए दिया है, ठीक। तो आई की वैल्यू 97 है, और यहाँ पर जरा देखें एक बार, आई नाम का एक वेरिएबल है मेन के अंदर, उसके वैल्यू है 97, और एक पी नाम का पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक। इसके कुछ एड्रेस है सपोज 625, इसका कुछ एड्रेस है 228, ठीक। और हमने क्या किया है, आई का एड्रेस पी को दे दिया है, तो आई का एड्रेस है यानी 625 इसको दे दिया, सो पी जो है वो आई को पॉइंट करने लगेगा। फिर इसके बाद हमने आई का एड्रेस foo फंक्शन में पास कर दिया, यानी 625 को हमने foo फंक्शन में पास कर दिया। अब फंक्शन के अंदर जो ये p है पैरामीटर, ये इस फंक्शन का अपना पैरामीटर है p, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने 625 इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है, 625 इसके अंदर पास कर दिया। फिर हम जब फंक्शन की बॉडी के अंदर गए, वहां पर एक और वेरिएबल है, वहां पर वेरिएबल एक और दिया हुआ है j, इसकी वैल्यू 2 है और इसका कुछ एड्रेस है, सपोज इसका एड्रेस है 498, ठीक, जे का एड्रेस है। और अगली लाइन में किया पी के अंदर जे का एड्रेस डाल दिया। सो अब पी के अंदर पहले क्या पड़ा हुआ था, आई का एड्रेस, तो ये वाला जो पी था वो भी आई को ही पॉइंट कर रहा था, और ये वाला पी भी आई को पॉइंट कर रहा था, लेकिन फंक्शन की बॉडी में जाकर के हमने चेंज कर दिया, पी को दे दिया जे का एड्रेस, तो यहाँ पर अब 625 नहीं रह गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 498, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 498, यहाँ आ जाएगा 498,
तो अब जो है फंक्शन इसको पॉइंट नहीं करेगा, जिसका एड्रेस होगा उसको पॉइंट करेगा। तो p हमारा j को पॉइंट करने लगेगा। ठीक, ये हमारा रिप्लेस हो गया। पहले 6 to 5 था, अब नहीं है, तो ये भी रिप्लेस हो गया और ये वाला लिंक भी रिप्लेस हो गया। हम चाहे तो इसको डिलीट कर दें यहाँ से। ठीक, तो ये वाला जो लिंक था जो इसको पॉइंट कर रहा था वो हट गया, अब ये ऊपर पॉइंट नहीं कर रहा है, और ये वाला एड्रेस भी हट गया। इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, मैंने ये सब चीज़ें हटा भी रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हमारा पहले से बना हुआ था। ठीक, यहाँ पर ये इसको पॉइंट कर रहा है बस। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन के अंदर का p है, ये फंक्शन के अंदर, ऐसा मैं बाउंड्री बना देता हूँ, ये फंक्शन है, ऊपर मेन है। तो फंक्शन के अंदर जो p है वो किसको पॉइंट कर रहा है, j को। ठीक, तो जब हम ये वाला फंक्शन अभी भी चल रहा है, ये क्या असाइनमेंट ही हुआ है, तो ये जब printf प्रिंट करेगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, j की वैल्यू एट p, वैल्यू एट 498, दैट विल बी 2 प्रिंटेड। फिर कंट्रोल वापस आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जैसे ही फू चला था तो ये यहाँ चला गया था, और फिर यहाँ से printf करने के बाद कंट्रोल वापस आएगा फंक्शन पे और इस printf को रन करेगा। जब ये printf चलेगा तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू एट p फिर से प्रिंट करो, वैल्यू एट 625 प्रिंट करेगा, ये वाला p अलग है। तो आंसर में अब की बार आएगा 97, राइट। दोनों p होते हुए भी दोनों अलग अलग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, एक एरे बना हुआ है, सामने दिख रहा है, एस्टरिस्क ptr1 एम्परसेंड arr0 है। इसका मतलब है कि ptr1 जो हमारे पास एक पॉइंटर है, उसके पास एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस है। यहाँ पर मान लिया कि ये एरे है, इसका पहला एलिमेंट है 12.5, फिर 10.0, 13.5, 90.5, है ना, इस तरह से जो भी वैल्यूज हैं, और लास्ट है 0.5। मान लिया पहला एड्रेस है 62, मैंने छोटे एड्रेस लेता हूँ 62। दूसरा है 4 बाइट का फ्लोट बता रहा है, 4 के गैप पे करिए, 66 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा इस तीसरे वाले एलिमेंट का एड्रेस, ये चौथे का 74 हो जाएगा, और ये 78 हो जाएगा। 4 के गैप पर है। ठीक, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं, अरे ARR5 दिया भी है। ठीक, तो ptr1 के पास है ARR0 का एड्रेस, तो ARR0 क्या है, ये 0 एलिमेंट है, ये 1th है, 2 3 4 है, तो ARR0 का एड्रेस है, यानी कि 62 के पास है, सॉरी ptr1 के पास है 62, तो ये पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। फिर ptr2 एक वेरिएबल लिया हुआ है इसने, ठीक, ले लेते हैं, ptr2 एक वेरिएबल लिया, इसका भी कुछ अपना एड्रेस होगा, मैं एड्रेस लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इसका एड्रेस होगा, राइट। इसी तरह से इसका भी एड्रेस होगा। ठीक, अब ptr2 के पास क्या है, ptr1 प्लस 3, सो ptr1 का मतलब क्या हुआ, 62। ठीक, अगर हम बोलें कि ptr1 प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, 66। इसी तरह से ptr1 प्लस 2 का मतलब कितना हो गया, 70। तो यहाँ पर है ptr1 प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ, 74। ये तो है ptr1 प्लस 0 पहला एलिमेंट, प्लस 1 करेंगे तो अगला वैलिड एलिमेंट होगा, नेक्स्ट एरे का एलिमेंट। ptr प्लस 2 ये तीसरे एलिमेंट की बात कर रहा है जो इंडेक्स 2 पर है। ptr प्लस 1 प्लस 3, सो ये 74 पर आ गया, जहां पर वैल्यू 90.5 है। सो ptr2 के पास कौन सा एड्रेस है, 74, यही हमने दिया है ptr2 को। तो अब printf से जब ptr2 प्रिंट होगा, सो वैल्यू एट ptr2 कितना होगा, वैल्यू एट 74, वैल्यू एट 74 कितनी है, 90.5, तो ये 90.5 प्रिंट होगा, ये 90.5 और 0000 है ना, 5 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक देता है, फ्लोट है। ठीक, और दूसरी प्रिंटफ में क्या होगा, ptr2 माइनस ptr1, ये है कहलाती है पॉइंटर अरिथमेटिक, और इसमें कोई एरर नहीं है। ptr2 के पास क्या चीज है, ptr1 प्लस 3, और ptr1, अब यहाँ देखिए ये एक्चुअली में एक्सप्रेशन क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है ptr2 माइनस ptr1। अब ptr2 के पास है क्या, ptr2 के पास है ptr1 प्लस 3, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है ptr1। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3। एक्चुअली में जितना गैप होता है वही आंसर आता है, इसलिए इसका जो दूसरा प्रिंटफ है इसका आउटपुट 3 आएगा, जितना गैप होता है ना। बीच में 3 एलिमेंट्स का गैप है ना, ptr और ptr2 के बीच में 3 एलिमेंट्स का गैप है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर 3 आएगा, जितना गैप होता है 1 2 3। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पर है। तो कांस्टेंट इंटीजर x में 10 है, x एक कांस्टेंट इंटीजर है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हम डायरेक्टली बदल नहीं सकते, ये एक कांस्टेंट इंटीजर है। इसका कुछ एड्रेस ले लेते हैं। दूसरा एक इंटीजर पॉइंटर है, एक इंटीजर पॉइंटर है p,
P के पास X का एड्रेस है, P का भी कुछ एड्रेस मान लीजिए 217 ले लिया मान लिया, तो P के पास X का एड्रेस है, तो P के पास क्या आ गया 324, P विल स्टार्ट पॉइंटिंग X। ठीक, इसके बाद हमने कहा है वैल्यू एट P इज इक्वल टू वैल्यू एट P प्लस 10। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो इनडायरेक्टली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है, इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर x प्लस प्लस नहीं कर सकते, या x इक्वल टू x प्लस 2 ऐसा x प्लस 3 ये हम करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये गलत है, मॉडिफाई नहीं हो सकता। लेकिन पॉइंटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वैल्यू एट p राइट इज इक्वल टू वैल्यू एट p प्लस 10। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वैल्यू एट 324 इज इक्वल टू वैल्यू एट 324 प्लस 10। तो यहाँ पर वैल्यू एट 324 में कितना है पहले से 10, इसमें प्लस 10 और कर दीजिए तो 20 हो जाएगी। ये 20 वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, वैल्यू एट 3 to 4 में, यानी कि इनडायरेक्टली हमने 10 को हटा करके 20 कर दिया जबकि x कांस्टेंट था। तो ये एक तरह का लूप होल भी कहलाता है कि आपने उसके डेफिनेशन के अगेंस्ट काम कर दिया। हाँ, आप इसमें एक काम करके देखिएगा, इसमें एक काम करिए कि जो इंटीजर पॉइंटर p है इसको कांस्टेंट बना करके करिए, कॉन्स्ट यहाँ पर लगा दीजिए, कॉन्स्ट इन पॉइंटर p, अब करके देखिए, नाउ इट विल शो यू एरर। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।